हेलो। कैसे हो आप सब? ठीक हो क्या? चलो आज की जो भी क्वेश्चन है उनको हल करते हैं और आगे अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम फिर से बात करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अपने हैं उनके बारे में। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ध्यान से देखना, मानव भूगोल से संबंधित नहीं है पूछा है, संबंधित है नहीं पूछा है। तो मानव भूगोल से संबंधित कौन है? क्षेत्रीय विभिन्नता, मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक संगठन, अन्वेषण या खोज एवं वर्णन। तो विद्यार्थियों, क्षेत्रीय विभिन्नता मानव भूगोल से संबंधित है, स्थानीय संगठन भी मानव भूगोल से संबंधित है, अन्वेषण या खोज भी मानव भूगोल से संबंधित है। तो अपना आंसर हो जाएगा बी, मात्रात्मक क्रांति। दोस्तों 1970 के दशक के बाद में यह है सामने निकल कर आया था मात्रात्मक क्रांति। तो यह एक वैचारिक क्रांति थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? फिर से नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। निम्न में से कौन एक जनसंख्या परिवर्तन के कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? जनसंख्या परिवर्तन का कारक, जनसंख्या परिवर्तन का कारक प्रवास भी है, जन्म भी है, मृत्यु भी है। जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख तीन कारक हैं, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। तो इसका आंसर हो जाएगा आवास, आंसर हो जाएगा बी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र यानी कौन से क्षेत्र में जनसंख्या कम पाई जाती है? ध्रुवीय क्षेत्र, अत्यधिक ठंडे है, अत्यधिक ठंडे हैं, मानव के रहने योग्य दशाएं यहाँ नहीं मिलती है, तो यहाँ जनसंख्या विरल जनसंख्या निवास करती है। बात करें भूमध्य रेखीय प्रदेशों की, भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पर्याप्त वर्षा होती है, तो यहाँ जनसंख्या का दबाव है वो देखने को मिलता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया जनसंख्या सघन देखने को मिलती है। आटाकामा एक मरुस्थल है, लेकिन सबसे कम या विरल जनसंख्या मिलती है ध्रुवीय प्रदेशों में। तो आंसर हो जाएगा ए, ध्रुवीय प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कालारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो दोस्तों कालारी मरुस्थल में जनजाति कौन सी निवास करती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, पिरामिड का चौड़ा आधार तथा तेजी से पतला होना शीर्ष संकेत करता है। यानी पिरामिड का आधार, जैसे ये पिरामिड है, इसका आधार तो है चौड़ा तथा तेजी से पतला होता शीर्ष, यानी जो इसका शीर्ष है ये ऊपरी हिस्सा, ये क्या है? पतला है। तो यह किसकी तरफ इशारा करता है कि वहाँ जन्म लेने वाले या जन्म दर या मृत्यु दर किस प्रकार की है? तो आधार चौड़ा और शीर्ष पतला होता है, किसका प्रतीक होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? बढ़ती जन्म दर और उच्च मृत्यु दर का प्रतीक होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा? ए, बढ़ती जन्म दर तथा उच्च मृत्यु दर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सलेम संबंधित है, सलेम किससे संबंधित है? पीछे वाले क्वेश्चंस में भी अपन ने सलेम के बारे में बात की थी, उसमें अपन ने बात की थी सलेम कहाँ स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है। तो सलेम कहाँ स्थित है या सलेम किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा बी, तांबे के उत्पादन से संबंधित है और सलेम है तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? उच्च मानव विकास वाला नॉर्वे है। आंसर क्वेश्चन क्या पूछा है, कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा जापान। यहाँ उच्च मानव विकास वाला नहीं है। ये तीनों उच्च मानव विकास सूचकांक वाले राष्ट्र हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है? लिग्नाइट या भूरे कोयले में कार्बन का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो लिग्नाइट में कितना प्रतिशत होगा दोस्तों? तो लिग्नाइट में होगा 45 से 70%। कितना होगा? 45 से 70% के करीब कोयले के अंश लिग्नाइट कोयले में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर किनारे होती है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा ए, रेखीय बस्तियां। आपको बताया था कि मान लो कोई सड़क है जा रही है, उसके किनारे मान लो बस्तियां या मानव रहने लग जाते हैं, अपने मकान बनाने लगते हैं। तो इस प्रकार की बस्ती रेखीय प्रकार की बस्ती कहलाती है। जो एक सीधी नहर, ये नर नहीं है दोस्तों, ये नहर है। सड़क, नदी या नहर के किनारे जो बस्तियां विकसित होती हैं वे रेखीय बस्तियों की श्रेणी में शामिल की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शहर ग्रांड ट्रक सड़क पर स्थित नहीं है? ध्यान देना, यहाँ नहीं है पूछा है कि कौन सा शहर है ग्रांड ट्रक रोड पर स्थित नहीं है। तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा डी, लखनऊ। दोस्तों इलाहाबाद, कोलकाता, दिल्ली ये तीनों ग्रांड ट्रक रोड पर स्थित हैं, लखनऊ स्थित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। आज 5 जून है। 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इस दिन को मनाने का सबसे जो प्रमुख कारण है वो है लोगों में जन जागृति लाना, कि लोग पर्यावरण के प्रति क्या हो, जागरूक हो, जागृत हो। हर साल 5 जून के दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस दिन पेड़ पौधे लगाने पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं लोग, लेकिन इस दिन का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि प्रकृति को नुकसान बिना पहुंचाए जितनी मात्रा में आप वृक्षारोपण कर सकते हो उतनी मात्रा में वृक्षारोपण करो, ताकि प्रदूषण जैसी जो समस्या है उससे बचा जा सके। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप भी अधिक से अधिक वृक्ष लगाएंगे और इस वातावरण को, इस धरा को वसुंधरा बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? ऐसा कौन सा प्रदूषण रह गया जो औद्योगिकरण से नहीं होता है? यानी ये सभी। आंसर क्या होगा? ये सभी। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। सभी तरह के प्रदूषण हैं वो औद्योगिकरण से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी नगर है? यानी राजधानी नगरों की श्रेणी में किसको शामिल किया गया है? तो राजधानी है बिहार की पटना। कौन सी है? बिहार की। कहाँ की है पटना? बिहार की राजधानी है पटना। तो 12वें का उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, हुबली किस राज्य में है? दोस्तों पिछली सीरीज में भी अपन ने ध्यान दिया था हुबली के बारे में। हुबली कर्नाटक में है। उदयपुर किस राज्य में है? उदयपुर राजस्थान राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश देशों में ग्रामीण नगरीय विभाजन किस आधार पर होता है? ग्रामीण नगरीय जो विभाजन है, गांवों और नगरों का विभाजन किस आधार पर होता है? पिरामिड के आधार पर नहीं होता, आकार बिंदु के आधार पर नहीं होता, सारणी के आधार पर नहीं होता,
तो आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अधिकांश देशों में ग्रामीण और नगरीय जो विभाजन होता है वो सबसे मुख्य विभाजन होता है जनसंख्या और उस क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, विकास के अवसर वहाँ के कितने हैं, मुख्य रूप से जनसंख्या के आधार पर है। ग्रामीण जनसंख्या और कार्यों के आधार पर, किस किस के आधार पर, जनसंख्या और कार्यों के आधार पर कि किस प्रकार के कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो क्या करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, पशुपालन करते हैं, भोजन संग्रहण का कार्य करते हैं, मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। जबकि नगरीय जनसंख्या है वो द्वितीयक और प्रत्येक व्यवसायों में क्या होती है, संलग्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। विकास का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। तो देखो ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, आकार में वृद्धि, गुण में धनात्मक परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुण में असाधारण वृद्धि। तो दोस्तों विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है आकार में स्थिरता। आंसर हो जाएगा सी, आकार में स्थिरता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नवनिश्चयवाद के प्रवर्तक कौन थे। तीन प्रकार की विचारधाराएं अपने पढ़ी, संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। संभववादी विचारधारा के समर्थक थे विदाल्डी लाप्लास। निश्चयवादी के थे फ्रेडरिक रेडजेल, कुमारी एलन चर्चिल सेंटी। और नवनिश्चयवादी विचारधारा के समर्थक थे ग्रिफिथ टेलर। इसको ग्रिफिथ टेलर ने रुको और जाओ संकल्पना भी कहा था, गो एंड स्टॉप डिटरमिनर्स। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंगरेली किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों सिंगरेली है कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, नोएडा किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नोएडा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। गलती से दिल्ली मत कर देना, दिल्ली राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर है। प्राचीन नगरों की श्रेणी में किसको रखा गया है, बताइए। तो दोस्तों पटना को प्राचीन नगरों की श्रेणी में रखा गया है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है। कौन सा राज्य अग्रणीय है गेहूं उत्पादन में। मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों गेहूं उत्पादन में अग्रणीय जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। बात करें अगले क्वेश्चन की, एंथ्रेसाइट कोयला में कार्बन की मात्रा होती है तो 90% से अधिक होती है। सबसे उत्तम किस्म का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, जो जलने में अधिक ऊष्मा और कम राख प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। खनिज तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सीधी सी बात है, अरब कंट्रीज में ज्यादा उत्पादन किया जाता है तो सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है। दोस्तों सर्वाधिक सोना तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन, मानव का प्राचीनतम कार्यकलाप था, यानी मानव प्राचीन मानव था उसका सबसे प्रमुख कार्य क्या था। पशुपालन, खनन, आखेट एवं संग्रहण, बुनाई। तो दोस्तों प्राचीनतम जो उद्यम है वह माना जाता है आखेट या खाद्य संग्रहण, क्योंकि प्राचीन मानव था उसके पास किसी तरह के प्राथमिक जैसे कृषि ये कार्य तो धीरे धीरे समय के साथ साथ वो सीखने लगा है। सबसे पहले वो क्या करता था कि जंगल में जाता था, शिकार करता था और अपना पेट भरता था, और अपने परिवार के लिए वो खाद्य संग्रहण यानी भोजन इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति थी वो मानव में थी, प्राचीन मानव में थी। तो प्राचीन मानव का सबसे प्रमुख जो उद्यम है वो आखेट या
भोजन संग्रहण को माना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब तक खनिजों की खोज हो चुकी है, यानी अब तक लगभग कितने खनिजों की खोज हो चुकी है? तो दोस्तों अब तक लगभग 2000 से भी अधिक खनिजों की खोज हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन खाद्य फसल है, यानी ऐसी फसलें जो खाने योग्य हो या खाद्यान्नों के रूप में प्रयुक्त करते हैं? तो दोस्तों ये जो तीन है वो नकदी फसलों में शामिल करते हैं। कैसी फसलों में शामिल करते हैं? नकदी फसलों में इनको शामिल किया जाता है। गेहूं है, चावल है, ये खाद्यान्न फसलें हैं। गेहूं खाद्यान्न फसलों में शामिल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है? कौन सा नहीं है? भूमि उपयोग संवर्ग में शामिल कौन सा नहीं है? तो दोस्तों कृष्ट भूमि, पिछली क्लास में पेपर ने बात की थी, पड़ती भूमि और वन, ये भूमि उपयोग के संवर्ग है लेकिन मैदानी भूमि नहीं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? मैदानी भूमि, यानी कि ए भूमि उपयोग के संवर्ग में शामिल नहीं है, यानी मैदानी भूमि इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं? प्रतिकर्ष कारक कौन से होते हैं? ऐसे कारक जो किसी भी स्थान को की तरफ जाने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं या प्रेरित करते हैं, प्रेरित करते हैं, उन्हें आकर्षक या प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। ऐसे कारक जो उस स्थान पर जाने के लिए आकर्षित नहीं करते हैं वे अपकर्ष कारक कहलाते हैं। दोस्तों कौन सा कारक उत्तरदायी है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं प्रवास के लिए, आने जाने के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, गंदी बस्ती। तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्रवास के लिए। यानी प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक संबंधित किससे हैं? प्रवास से। तो कहाँ जाने के लिए प्रेरित करते हैं या नहीं करते हैं? तो प्रवास के लिए। अंकलेश्वर क्षेत्र है, अंकलेश्वर है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, अंकलेश्वर है, अंकलेश्वर क्षेत्र है। तो अंकलेश्वर गुजरात में। आंसर हो जाएगा बी, इसका ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चतुर्थ क्रियाकलाप है? चतुर्थ क्रियाकलाप। तो चतुर्थ क्रियाकलापों में पुस्तकों का मुद्रण, विनिर्माण द्वितीय। ध्यान में रखना, विनिर्माण है वो द्वितीय क्रियाकलाप है। क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप। तो पुस्तकों का मुद्रण करना है। कागज निर्माण उद्योग है, ये भी विनिर्माण में आ गया। विश्वविद्यालय अध्यापन है, ये विश्वविद्यालय जो अध्यापन है ये पंचम क्रियाकलापों से संबंधित हो जाता है। तो चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है पुस्तकों का मुद्रण। अगला क्वेश्चन है, रावत भाटा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है? तो रावत भाटा चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। अंतिम क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो दोस्तों जनांकीय संक्रमण सिद्धांत दिया था नोएस्टीन ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत नोएस्टीन ने यह सिद्धांत दिया था। तो दोस्तों ये थे अपने सभी क्वेश्चंस ज्योग्राफी से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे।